नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं डालिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन प्ले ग्रुप 2 क्लास 9। निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज, पहाड़पुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेज नर्सरी टू 11th। IIT और नीट की तैयारी। आकाश ऑटो एजेंसी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेज नर्सरी टू 9 and 11। साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे भदुली बाजार, आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। GD ग्लोबल स्कूल, करतालपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन नर्सरी टू क्लासेज 9th and 11th। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप 2 क्लास 9th। और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलानाडी, आजमगढ़। आजमगढ़ सदर सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने अपने केंद्रीय चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर इंडिया गठबंधन के नेताओं और पदाधिकारी के साथ बैठक की तथा चुनाव जीतने की रणनीति पर चर्चा की। मीडिया से बात करते हुए धर्मेंद्र यादव ने कहा कि पेपर लीक की वजह से देश के युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो गया है, लेकिन पेपर लीक कराने वालों के घर का रास्ता आज तक बुलडोजर नहीं देख पाया। हमारे देश के युवा बड़ी संख्या में सेना में अपनी सेवाएं देते थे, जहां एक तरफ उनका रोजगार मिलता था, वहीं दूसरी तरफ उनके मन में देश सेवा का अवसर मिलता था, लेकिन अग्निवीर के माध्यम से सरकार ने उनका भविष्य भी अंधकारमय कर दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से सरकार द्वारा वसूली करवाई जा रही थी, चंदा के बदले धंधा देने का काम किया गया। जिसने चंदा नहीं दिया उसके ऊपर ED CBI की छापे पड़वाए गए और यह सब काम उस सरकार ने किया जिसके मुखिया कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। समाजवादी सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान प्रदेश में डायल 100, मुफ्त एम्बुलेंस जैसी सेवा दिया, विश्व स्तरीय एक्सप्रेस वे दिया, रोजगार सृजन करने का काम किया। आज देश और प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और इसकी शुरुआत कल से होने जा रही है। बदलाव की जो हवा पश्चिम से शुरू हुई है वो आंधी का रूप लेने जा रही है। इंडिया गठबंधन के नेता, समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय राहुल जी ने भी कल संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जो देश के गंभीर मुद्दे हैं उन मुद्दों पर अपने विचार और आने वाले समय में अपनी योजनाएं सामने रखी हैं। आज पूरे देश के लोग बीजेपी से निराश हैं और निराश इसलिए है क्योंकि 10 साल से लगातार झूठे वादे झेल के लोग परेशान हो चुके हैं, लोग उदास हैं। आप सोचिए कि 60,000 नौकरियों पर 60 लाख नौजवान बैठते हैं और बैठने के बावजूद परीक्षाएं निरस्त हो जाती हैं। अग्निवीर की योजना, जहां हम लोग फौजी भाइयों की नौकरियां लगती थी, उनका पूरा जीवन सुरक्षित होता था। आज केवल 4 साल के अंदर उनका जीवन असुरक्षित है। उनके अंदर वो जो मनोबल होना चाहिए, जो एक सिक्योरिटी फीलिंग होनी चाहिए, वो आज नहीं है। हमारे सैनिकों के अंदर भी नौजवान परेशान है, किसान आज आत्महत्या कर रहे हैं, आंदोलन में उनकी हत्याएँ हो रही हैं, उनके ऊपर गाड़ियाँ चढ़ाई जा रही हैं। इस तरह से पूरे देश के लोग, समाज का हर वर्ग परेशान है। हमारे छोटे व्यापारी इस बात से परेशान है, कुछ उंगली भर चुनिंदा उद्योगपतियों के अलावा ये सरकार किसी के हित की योजनाएं नहीं बना रही है। लगातार आपने देखा कि बीजेपी के लोगों ने किस कदर बड़े बड़े उद्योग घरानों पे छापे मरवा के ED CBI इनकम टैक्स के छापे पड़े और 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन के अंदर सैकड़ों करोड़, हजारों करोड़ बीजेपी को चंदा मिलता है। तो आज पूरा देश परेशान है। कुछ चुनिंदा उंगली भर बचे हुए लोग हों तो हों, अन्यथा 135 करोड़ का ये देश का हर व्यक्ति परेशान है बीजेपी की नीतियों से और बदलाव चाहते हैं। इसीलिए इंडिया गठबंधन आज जो बना है सभी दलों को लेकर, जिसमें समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत पार्टी के तौर पर और हमारे नेता सबसे बड़े नेता यूपी के हैं। और पुलिस भर्ती को मैं आपने नहीं सुना, पुलिस भर्ती में 60,000 पदों के लिए 60 लाख नौजवान बैठते हैं और उसके बाद पेपर लीक कर दिया जाता है। ये पेपर लीक कोई
वैसा नहीं है कि ये सुनियोजित है सरकार की ओर से कि नौकरियां ना देनी पड़े। और नहीं तो आज तक बताओ, बाबा जी हर भाषण में कहते हैं बुलडोजर, आखिर 60 लाख नौजवानों का भविष्य दांव पे लगाने वालों के ऊपर आज तक एक भी बुलडोजर चलाए क्या? और नहीं चलाए तो सरकार पूरी तरह से शामिल है इन चीज़ों में। सर, युवाओं को किस तरह से आश्वस्त किया जाएगा कि अगर इंडिया गठबंधन सरकार बनती है तो उन्हें रोजगार मिलेगा ही? 100% मिलेगा, और इंडिया गठबंधन ने करके दिखाया है। आरडी अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, मुझे एहसास है 7-8 लाख नौजवानों को रोजगार दे के दिखाया था। जिन नौजवानों को रोजगार नहीं दे पाए तो उनको बेरोजगारी भत्ता दिया था, हर तरह से रोजगार देने का प्रयास किया था। और आज भी जो हमारे इंडिया अलायंस का जो वादा है, 30 लाख सरकारी खाली पड़े जितने भी पद हैं उन सभी पदों की भर्ती शीघ्र अतिशीघ्र की जाएगी। ये तमाम मुद्दे आपके सामने हैं। घोषणा पत्र फेज का चुनाव हो रहा है, हाँ कल है, उसको लेकर किस तरह से चीजें अब आपके बहुत ऐतिहासिक परिणाम आ रहा है। जिन सीटों पे हम लोग कभी अच्छा नहीं भी कर पाते थे, आज वो सीटें जीत के आ रहे हैं। तो क्या कांग्रेस गठबंधन का और जो इंडिया अलायंस हुआ उसका लाभ मिल रहा है? आज स्वाभाविक है, लाभ मिल रहा है। और कल पहले चरण के मतदान के बाद जब आप उस इलाके के लोगों से बात करोगे तो मुझे यकीन ये है कि पहले चरण से अपना आजमगढ़ आते आते तो छठा चरण होगा, ये आजमगढ़ आते आते तो आंधी बन चुका होगा इंडिया गठबंधन का पक्ष। प्रधानमंत्री जी टीवी चैनल पे बोल के गए हैं कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के पारदर्शिता है पब्लिक में, हमने इसलिए चंदा लिया और ये सारी प्रक्रिया को लेकर के आया, और एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने बैन भी लगाया था। तो ये इसको किस तरीके से देखिए, अगर पारदर्शिता की इतनी नियत होती तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को दखलंदाजी की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रधानमंत्री जी तो बड़े अजीब आदमी हैं ना, वो अगर मान लो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर ये चीज़ें ओपन हुई, उसमें भी आप नहीं जानते कि हम नहीं जानते बैंकों ने कितने बहाने बनाए। बताओ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बहाने बनाए कि नहीं बनाए? शेयर नहीं कर रहे थे। अब बताओ, वो बात सच है कि प्रधानमंत्री जी कह रहे ये बात सच है? तो बात अगर सर आजमगढ़ की जाए, ईवीएम का जो अभी वो हुआ है उसमें कोर्ट ने आदेश दिया है चुनाव आयोग को कि ईवीएम को ठीक किया जाए, सारे वोट किसी एक पार्टी को जा रहे हैं। यहाँ किस तरह से देखते हैं? ईवीएम को लेकर समाजवादी पार्टी पहले दिन से कहती रही है कि ईवीएम पे लोगों का विश्वास नहीं रहा। जिन चुनावों में हम लोग जीते, उन चुनावों को जीतने के बाद भी हम लोगों ने यही कहा कि ईवीएम को बदलना चाहिए। जिन देशों में ईवीएम बनी थी या टेक्नोलॉजी में जो देश हमसे बहुत आगे हैं, वहाँ भी बैलेट से चुनाव हो रहा है, वहाँ के लोग भी ईवीएम पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। तो जब वहाँ के लोग नहीं कर रहे हैं तो हमारे देश में तो सवाल ही नहीं, और पूरे देश के जनमानस का ईवीएम से ऊपर भरोसा उठ चुका है। बात आजमगढ़ की जाए तो समाजवादियों पर बड़ा आरोप लगाते हुए दिनेश जी ने अब शब्दों का प्रयोग करते हुए भगोड़ा तक आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कह दिया, वही वकीलों को गुंडा कह रहे हैं। अब इन सब बातों पे हम क्या बताएं? अब 25 मई को जनता बता देगी और 4 जून को परिणाम सुन लेना। इससे ज़्यादा मुझसे कुछ न कहलवाओ। नहीं, अरविंद केजरीवाल साहब भी हैं, उधर हमारे हेमंत सोरेन साहब भी हैं, और इंडिया गठबंधन के तकरीबन सभी दलों के लोगों के ऊपर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की एजेंसीज या दिल्ली पुलिस की या केंद्र सरकार की एजेंसीज लगातार इस बात के लिए प्रयासरत हैं कि हमारे नेतागण प्रचार प्रसार में ना पाएँ। लेकिन वो नहीं जानते हैं ये देश का जनमानस ऐसा है जिसके साथ अन्याय होता है, फिर जनमानस उस अन्याय को बर्दाश्त नहीं करता है। सर, बेरोजगारी महंगाई के पत्रकार के सवाल पर सांसद जी का यह जवाब था कि नरेंद्र मोदी जी और योगी जी ने बच्चे पैदा नहीं किए, उन्होंने बेरोजगारी रोकी है। क्या एक पत्रकार के तौर पे आप संतुष्ट हैं उस जवाब से? जब नहीं है, आप जैसे विद्वान साथी नहीं संतुष्ट हैं तो कोई भी नहीं संतुष्ट हो सकता है। और ये अपनी नाकामी छुपाने के नित्य नए कुतर्क की शुरुआत हुई है। अभी आप देखिएगा, वोट पढ़ते पढ़ते या परिणाम आते आते क्या क्या तर्क निकलेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश ने आजमगढ़ के भाजपा सांसद व बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ द्वारा स्थानीय एक पत्रकार को दिए हुए कथित इंटरव्यू के विवाद के संबंध में आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर की शिकायत का संज्ञान लिया है। अमिताभ ठाकुर ने अपनी शिकायत में कहा था कि सांसद निरहुआ द्वारा अपने इंटरव्यू में की गई कतिपय टिप्पणियों पर राजनीतिक विवाद शुरू होने पर उन्होंने इसे AI से बनाए गए फेक वीडियो की बात कहकर चुनाव आयोग को शिकायत की, जिसके आधार पर अन्य लोगों ने भी इस वीडियो को प्रसारित करने वालों पर कानूनी कार्रवाई करने की बात कही।
इसके विपरीत इंटरव्यू लेने वाले पत्रकार सहित तमाम लोगों ने इसे पूरी तरह सही बताया। अमिताभ ठाकुर ने कहा था कि यदि यह इंटरव्यू फर्जी है तो यह गंभीर अपराध है, और यदि यह इंटरव्यू फर्जी नहीं है तब भी गंभीर अपराध है, क्योंकि एक सही इंटरव्यू को फर्जी बात कहकर लोगों को धमकी दी गई है। उन्होंने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, आईपीसी और आईटी एक्ट में समुचित विधिक कार्रवाई की मांग की थी। इस पर विशेष कार्य अधिकारी संजय कुमार सिंह ने डीएम आजमगढ़ को शिकायत की नियमानुसार आवश्यक जांच कराकर जांच आख्या से शिकायतकर्ता तथा उन्हें अवगत कराने के निर्देश दिए हैं। मोदी जी ने तो रोक दिया, एक भी बच्चा है मोदी जी का? बताओ कोई, एक भी बच्चा है योगी जी का? तो योगी जी, मोदी जी तो बेरोजगारी रोक दिए कि भाई नहीं, हम नहीं बढ़ाएंगे। तो बढ़ा कौन रहा है ये बेरोजगारी? जो बच्चे पे बच्चा पैदा किए जा रहा है, और सरकार कह रही है रुक जाओ तो मान भी नहीं रहा है। और जो लोग आपको ये कहते हैं कि इस देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, उनको बताइए कि रोजगार का जो है इतना है, अब इतने के बाद जो तुम जनसंख्या बढ़ा रहे हो वो बेरोजगारी बढ़ रही है, तो उसको रोकने का प्रयास तो मोदी जी कर रहे हैं, सरकार कर रही है। और जब वो नियम लेके आना चाहती है कि आप कम बच्चा पैदा करो, 2 ही बच्चा पैदा करो, तुम कह रहे हो कि तुम खुद बेरोजगार हो और 8 और बेरोजगार पैदा कर दे रहे हो, क्यों? खुद तुमको अपना पेट पालने नहीं हो रहा है, तुम कह रहे हो कि हम बेरोजगार हैं। तो आप बेरोजगार हो तो एक बार भी सोच रहे हो कि 8 बेरोजगार और क्यों पैदा कर रहे हो? विगत दिनों आजमगढ़ से भाजपा प्रत्याशी श्री दिनेश लाल निरहुआ का एक कथित इंटरव्यू वायरल हुआ था, जिसे उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से फेक इंटरव्यू बताया था, जबकि पत्रकार ने इसे सही बताया था। इस संबंध में मेरी शिकायत का संज्ञान लेते हुए मुख्य निर्वाचन कार्यालय उत्तर प्रदेश ने जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ को प्रकरण में जांच कर यथोचित कार्रवाई करते हुए मुझे सूचित करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस विभाग में आरक्षी भर्ती के लिए हुई परीक्षा के दौरान पेपर लीक मामले के साथ ही तमाम अभ्यर्थियों को पैसे के दम पर नकल कराकर सफलता दिलाने का दावा करने वाले गिरोह की कलई खुली और पुलिस पूर्वांचल में सक्रिय इस गिरोह के पीछे पड़ गई। नतीजा रहा कि गुरुवार को जिले की सर्विलांस टीम की मदद से कंधरापुर पुलिस ने इस गिरोह के एक सदस्य को धर दबोचा। नकल कराने से पूर्व ही पुलिस इस गिरोह के 7 सदस्यों की गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस भर्ती परीक्षा में नकल कराने वाले गिरोह को चिन्हित कर जनपद पुलिस ने बुधवार को कंधरापुर थाना क्षेत्र के चक बिजली मार्ग पर गिरोह के 7 सदस्यों, जिनमें संजय यादव निवासी ग्राम कुंभ मठिया थाना बरदह, रोहित गुप्ता निवासी अंबेडकर नगर वार्ड नगर पंचायत व थाना मेंहनगर, हरिवंश यादव निवासी दिवाकरपुर थाना गौरा बादशाहपुर जनपद जौनपुर, भीम यादव निवासी खनियरा थाना देवगांव, कैलाश यादव निवासी ग्राम जैतीपुर थाना बरदह, राजेश तिवारी निवासी ग्राम जियासड़ थाना मेंहनगर एवं पवन कुमार सिंह निवासी ग्राम भगेही थाना रामपुर जिला जौनपुर को नकल कराने से पूर्व ही गिरफ्तार कर लिया था। पकड़े गए लोगों के कब्जे से 7,360 रुपए, 14 लाख रुपए के 2 चेक बरामद हुए। इस दौरान पुलिस की घेरेबंदी तोड़ 2 अन्य आरोपित मौके से भागने में सफल रहे, जिनकी पहचान अशोक जायसवाल निवासी ग्राम विंद्रावन थाना नेवढ़िया जनपद जौनपुर तथा विजय कन्नौजिया निवासी ग्राम कुंभ मठिया थाना बरदह के रूप में हुई। सभी आरोपितों के खिलाफ धारा 120B, 419, 420, 467, 468, 471 एवं धारा 34 के तहत विधिक कार्रवाई करते हुए उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पुलिस विवेचना में एक अन्य आरोपित पिंटू सेठ निवासी ग्राम गुतवन थाना नेवढ़िया जनपद जौनपुर का नाम प्रकाश में आया। गुरुवार की सुबह इस मामले में वांछित पिंटू सेठ निवासी ग्राम गुतवन थाना नेवढ़िया जनपद जौनपुर बरदह थाना अंतर्गत जिवली तिराहे के समीप पुलिस के हत्थे चढ़ गया। कांग्रेस का 5 सालों में सड़कों पर किया गया संघर्ष समाजवादी पार्टी के लिए चुनावी समर में प्राणवायु का काम करेगी। 137 सालों की विरासत और इतिहास की देन है कि हर गांव में कांग्रेस बसती है।
इतना ही नहीं, कांग्रेस 2024 में एक बार फिर त्याग और बलिदान के साथ आजादी के आंदोलन की दूसरी लड़ाई लड़ रही है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस के इस जज्बे का सम्मान करती है। उक्त बातें INDIA गठबंधन के आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी एवं सपा के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव ने कही। वह जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से गुरुवार को शहर के हरवंशपुर मोहल्ला स्थित एक गेस्ट हाउस में INDIA गठबंधन के समन्वय समिति की बैठक को बतौर मुख्य वक्ता संबोधित कर रहे थे। पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि भाजपा को इस देश से उखाड़ फेंकना ही हमारा संकल्प है। उन्होंने कहा कि इसी संकल्प को लेकर इंडिया गठबंधन हुआ है। श्री यादव ने कहा कि जिस दिन यह गठबंधन हुआ उसी दिन से भाजपा के लोग घबराए हुए हैं। उन्होंने कहा कि देश का आम जनमानस भी देश की मौजूदा परिस्थितियों को समझ रहा है। यही वजह है कि सभी लोग हमारे साथ लामबंद हैं। श्री यादव ने कहा कि एक तरफ भाजपा की जन विरोधी नीतियां और उसकी नफरत फैलाने की योजना है, तो दूसरी तरफ हम सभी लोग सर्व समाज को जोड़े का संकल्प लेकर चल रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी ने पूरब से पश्चिम व उत्तर से दक्षिण तक सर्व समाज को जोड़े का काम किया है और हमारे नेता अखिलेश यादव सहित गठबंधन के सभी साथी साथ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जन विरोधी भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम सभी लोगों को साथ साथ चलना होगा। मुबारकपुर के सपा विधायक अखिलेश यादव ने कहा कि 2024 की लड़ाई देश के मान सम्मान की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि भाजपा के अधिकांश लोग भी चाहते हैं कि उनकी पार्टी हार जाए और एक व्यक्ति की तानाशाही से देश मुक्त हो सके। ऐसे में देश को तानाशाही से मुक्त कराने की जिम्मेदारी हम सभी की है। अतरौलिया के सपा विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने कहा कि इस समय देश के अंदर ऐसी हुकूमत चल रही है जिसका न तो संविधान पर भरोसा है और न ही लोकतंत्र पर भरोसा है। उन्होंने कहा कि आम आदमी के बीच भाजपा की कलई खुल चुकी है। डॉक्टर यादव ने कहा कि आजमगढ़ की सजमी ने हमेशा इस देश की राजनीति को नई दिशा देने का काम किया है। ऐसे में इस बार भी यहाँ के लोग इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव को ऐतिहासिक जीत दिलाकर इतिहास रचने का काम करेंगे। वरिष्ठ कांग्रेस नेता चंद्रपाल सिंह यादव ने कहा कि संविधान तोड़े वाली भाजपा के लोगों का सबसे बड़ा झूठ यही है कि वह कहते हैं कि संविधान बचाना है। उन्होंने कहा कि यह 2 लोगों की सरकार 2 लोगों के लिए है। 5वां व्यक्ति देश का रक्षा मंत्री कब हटा दिया जाएगा, यह तय नहीं है। कांग्रेस नेता अवधेश सिंह ने कहा कि हमारे दल का कल्चर यह है कि हम साथ देते हैं तो अंत तक देते हैं। हमारा एक एक कार्यकर्ता गठबंधन प्रत्याशी को जिताने का काम करेगा। बस हमारे कार्यकर्ता को केवल मान सम्मान चाहिए। कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष हवलदार सिंह ने कहा कि हमारी विचारधारा देश को जोड़ने की है, जबकि भाजपा देश को तोड़ने वाली विचारधारा रखती है। अध्यक्षता कर रहे कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने कहा कि लोकतंत्र व संविधान को बचाने के लिए यह गठबंधन हुआ है। ऐसे में कांग्रेस के कार्यकर्ता इस जन विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने के संकल्प के साथ काम करें। कार्यक्रम का संचालन कर रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आशुतोष द्विवेदी ने कहा कि इस बार सच और झूठ के बीच की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि आम आदमी के सामने भाजपा का झूठ जगजाहिर हो चुका है। ऐसे में इस बार निश्चित तौर पर सच की जीत होगी। कार्यक्रम को संबोधित करने वाले अन्य प्रमुख लोगों में कांग्रेस के प्रदेश सचिव अनीस खान, जिला कोऑर्डिनेटर दिनेश यादव, अजीत राय, रविकांत त्रिपाठी, मनोज सिंह, अमर बहादुर यादव, हरिओम उपाध्याय, आशुतोष रजत आदि लोग रहे। बैठक की अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने एवं संचालन पार्टी के वरिष्ठ नेता आशुतोष द्विवेदी ने किया।
पुलिस पार्टी पर कातिलाना हमले में एसपी ग्रामीण के घायल हो जाने के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को 7 वर्ष के कठोर कारावास तथा 3,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 1 सतीश चंद्र द्विवेदी ने गुरुवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार 18 जुलाई 2017 की रात लगभग 11:15 बजे तत्कालीन पुलिस अधीक्षक अजय साहनी को वायरलेस के जरिए सूचना मिली कि सिधारी थाना क्षेत्र के भदुली में 2 बदमाशों एक व्यक्ति को घायल कर उसके मोटरसाइकिल लूट ली है। तब पुलिस अधीक्षक ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को चेकिंग करने का निर्देश दिया और खुद क्षेत्र चेकिंग के लिए निकल पड़े। रात लगभग 1:45 बजे रोडवेज बाईपास पर बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। बदमाशों की तरफ से पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। तभी दूसरी तरफ से एसपी ग्रामीण नरेंद्र प्रताप सिंह आ गए। बदमाशों ने एसपी ग्रामीण को लक्ष्य कर फायर कर दिया। इस हमले में एसपी ग्रामीण के हाथ में गोली लगी। पुलिस ने घेराबंदी करते हुए एक बदमाश को पकड़ लिया। पकड़े गए आरोपी ने अपना नाम सागर उर्फ भीम पुत्र राजदेव निवासी उबारपुर थाना गंभीरपुर बताया। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से शासकीय अधिवक्ता जगदम्बा पांडेय ने तत्कालीन पुलिस अधीक्षक अजय कुमार साहनी, तत्कालीन अपर पुलिस अधीक्षक नरेंद्र प्रताप सिंह, इंस्पेक्टर कोतवाली योगेंद्र बहादुर सिंह समेत कुल 16 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी भीम उर्फ सागर को 7 वर्ष के कठोर कारावास तथा 3,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ सदर सीट पर माहौल क्या है, इसका जायजा लेने के लिए एबीसी न्यूज की टीम लोगों के बीच पहुंची तो लोगों ने अपनी अलग अलग राय रखी। समाजवादी पार्टी के नेताओं और समर्थकों का मानना है कि आजमगढ़ सदर सीट समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीट रही है और यहां से जीत सपा को ही मिलेगी। इनका कहना है कि आजमगढ़ के विकास की हर एक ईंट पर समाजवादी पार्टी का नाम लिखा है, इसलिए हमेशा से ही जिले की जनता सपा के साथ रही है और निश्चित रूप से 2024 के चुनाव में भी मतदाता सपा के साथ रहेंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं का कहना है कि मोदी जी और योगी जी के विकास कार्यों व सांसद निरहुआ के 1.5 साल के कार्यकाल में कराए गए कार्यों की दम पर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से 2024 में जीत दर्ज करेगी। आम मतदाताओं की बात की जाए तो कुछ लोगों का मानना है कि मुकाबला समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे का है। दोनों के जीतने की संभावना 50-50% है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि समाजवादी पार्टी बढ़त बनाए हुए है तो कुछ भाजपा को बढ़त मिलने की बात कह रहे हैं। देखिए, आजमगढ़ सर्वविदित है कि हमेशा समाजवादी पार्टी और समाजवाद की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ा है और जो पिछली बार चूक हुई थी समाजवादियों से, वो चूक इस बार नहीं होने जा रही है। पूरा समाजवादमय है आजमगढ़। जैसे जो एक मुद्दा भाजपा उठाती है पोलराइजेशन करने का, हिंदू और मुस्लिम के ध्रुवीकरण का कोई असर रहेगा? देखिए, आजमगढ़ गंगा जमुनी तहजीब का एक केंद्र है, बहुत बड़ा केंद्र है गंगा जमुनी तहजीब का। यहाँ मुस्लिम लोगों को देखेंगे को हिंदुओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर होली भी मनाते हैं और हिंदू लोग मुस्लिमों के ईद भी मनाते हैं। तो यहाँ पे इस तरह का पोलराइजेशन नहीं होना है। यहाँ चुनाव विकास, सिर्फ विकास पे होगा कि आजमगढ़ का विकास किसने किया है, आजमगढ़ को पहचान किसने दिलाई है। अभी तो करे विकास किया है, हमने इतना काम किया है कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या काम किया है? जो काम समाजवादी पार्टी ने किए थे उनको अपना नाम चढ़ाया है और कुछ नहीं किया है। एयरपोर्ट की 1 इंच जमीन भारतीय जनता पार्टी ने नहीं खरीदी। जो जमीन समाजवादी पार्टी ने हवाई पट्टी के नाम पे ली थी उसी पर उन्होंने एयरपोर्ट किया और साजिश, बस मैं कह रहा हूँ, उसमें आग लगाकर उसको बंद कर दिया। सिर्फ एक झुंझुना देना था कि हम एयरपोर्ट चालू कर दिए और साजिश, बस आग लगी और वो भी बंद हो गया। अब कोई फ्लाइट नहीं चल रही है एयरपोर्ट से। माहौल तो बहुत अच्छा माहौल है और चुनाव जब से आया है तब से लोगों के अंदर एक अलग तरह का उत्साह है। किस पार्टी के पक्ष में देख रहे हैं? सामने देखिए।
जैसे पार्टी के पक्ष में अगर देखा जाए तो पिछले आजमगढ़ का टेस्ट एकदम अलग रहता है शुरू से। और पिछले चुनाव में जो सिचुएशन बना था सालम गुड्डू जमाली की वजह से, जिसे दिनेश लाल की जीत हो गई थी, ये यहाँ की जनता, यहाँ के लोग, यहाँ के पत्रकार सारे लोग जानते हैं। और इस बार सालम गुड्डू जमाली जब से समाजवादी ज्वाइन किए हैं, तो समाजवादी ज्वाइन करने के बाद उसके बाद हमको तो लड़ाई में कुछ लड़ाई दिख नहीं रही है, क्योंकि आजमगढ़ हमेशा ऐसे लहर में रहा है कि देश में किसी की भी सरकार रही हो, आजमगढ़ समाजवादी की तरफ ही जाता है। अब आजमगढ़ का माहौल तो मुझको भाजपा में ही दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है, क्या कारण? क्योंकि 15 महीने का बहुत छोटा सा समय मिला यहाँ के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ को, और उस 15 महीने के कार्यकाल में उसने इतना ज़्यादा काम किया। मूलभूत आवश्यकता जो आजमगढ़ की थी उसको उसने पूरा करने का काम किया। जैसे कि यहाँ की सड़कें, आप कोई भी सड़क देख लें, अब जो गढ़ को गढ़ाई बनाया था सपा ने, वो सारी गढ़ाइयाँ पाट करके एकदम चमचमाती हुई सड़कें। आजमगढ़ में माहौल बहुत ही अच्छा है, भाजपा के पक्ष में चल रहा है इस समय। दिनेश लाल यादव निरहुआ यहाँ से जीतेंगे, जनता यहाँ की चुनाव इस बार लड़ रही है। क्यों लग रहा है कि दिनेश यादव जीतेंगे? यहाँ इसलिए लग रहा है कि 2 सालों में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। यहाँ के पूर्व सांसद लोग भी काम नहीं किए, अपने आवास पे ही रहते थे, यहाँ आते नहीं थे। तो मैं घर में चुपचाप से लेटा था। ये 7-8 दिन से मैं पूरे मार्केट का सर्वे किया हूँ अपने काम से, लेकिन हर जगह मुझे बीजेपी के सिवा तीसरा कोई नहीं आया। तो क्यों लग रहा है कि बीजेपी का माहौल है? बीजेपी का नॉर्मली हम लोग देख रहे हैं कि जो आज इम्प्लीमेंट है, विकास है, बीजेपी के सिवा कोई दे ही नहीं सकता है। जिले का जो धार्मिक समीकरण है, सब मुसलमान को लेके होता है, एक चीज़ है, वो सब कुछ यहाँ पे आजमगढ़ में नहीं है। हिंदू मुसलमान कुछ नहीं है, और बीजेपी के जो प्रगति है उसके ऊपर ही वोट जाएगा। बीजेपी है, लेकिन जब जनसंख्या और धर्म के नाम पे और सब जोड़ते हैं तो मामला त्रिकोणीय हो जाता है। बीएसपी से जो राजभर आ गए, अभी तक तो मामला सीधे था बीजेपी जीतेगी, लेकिन जो अभी बसपा से आ गए इससे तो वोटर भी खराब होगा। लेकिन आजमगढ़ पब्लिक को भाई केंद्र में तो मोदी आ रहे हैं, सबको मालूम है। तो आपके शहर का विकास हो, इसके लिए तो आपको बीजेपी वोट देना पड़ेगा। कल को यहाँ से बीजेपी हार जाती है तो फिर ये ना कहें कि भैया यहाँ विकास नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। हिंदू मुसलमान का क्या असर पड़ेगा? क्या जी, माहौल तो है, सारे प्रत्याशी अपना प्रयास कर रहे हैं बहुत अच्छा, और हमें उम्मीद भी है कि आजमगढ़ की जनता इतनी सक्षम है और इतनी ज्ञानी है कि वो ऐसे ही प्रत्याशी को चुनेगी जिससे उसके शहर में उसका विकास हो सके। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि अपना मतदान खुद का अपनी समझ होती है, अपना अधिकार होता है। तो सारे प्रत्याशियों ने अपनी पूरी प्रतिभागिता दी है चुनाव में, और आगे भी मुझे लगता है कि अभी समय है, देंगे। किस पार्टी के पक्ष में माहौल देख रही हैं आप अभी? भैया मुझे तो दोनों में 50-50 लग रहा है, भाजपा और सपा। हमारे भाजपा के प्रत्याशी के पक्ष में भी आधे लोग हैं और आधे लोग हमारे धर्मेंद्र जी के भी पक्ष में हैं। तो किस पार्टी के पक्ष में आप देख रहे हैं? माहौल तो इस वक्त एकदम मिला जुला चल रहा है, कभी सपा आगे हो जा रही है, कभी बीजेपी, कभी बसपा। तो इस वक्त अभी अनुमान लगाना मुश्किल है कि जो है कौन सी पार्टी आगे जाएगी। फिलहाल सारे लोग मेहनत काफ़ी कर रहे हैं, कुछ लोग अपने कामों की वजह से कर रहे हैं और कुछ लोग जो है अपने वादों की वजह से कर रहे हैं, पर काम तो कर ही रहे हैं लोग। और हो सकता है कि सपा की सरकार बने या बीजेपी की बने, हम तो बस यही चाहेंगे जो भी बने आए वो काम करे। तो जैसे क्या माइनॉरिटी का ये लगता है कि कहाँ जाएगी, किस तरफ? माइनॉरिटी तो भाई विकास की तरफ जाएगी, विकास की। हाँ, जो काम करेगा उसके साथ। तो किसको देख रहे हैं कि जीत नहीं बता सकते कि किसको? नहीं, अभी तो जो है एक तो आचार संहिता चलने की वजह से कोई प्रचार प्रसार नहीं हो पा रहा, कोई माहौल रैली बनी नहीं पा रही है कि पता चले कि क्या हो रहा है। हाँ, और अब देखिए आगे चुनाव आ ही रहा है, वोट लोग देंगे और जो जीतेगा उसके साथ है। ठीक। हाँ भाई, विकास करें और क्या चाहिए। ठीक। आजमगढ़ जिले के मार्टिनगंज तहसील क्षेत्र के अजाउर गांव में नवरात्रि के अवसर पर मंदिर की स्थापना विधि विधान पूर्वक धूमधाम से की गई। 11 अप्रैल से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जो मंगलवार तक जारी रहा। अजाउर गांव से निकाली गई भगवान महादेव की रथ यात्रा में हजारों की संख्या में
श्रद्धालुओं ने शामिल होकर आस्था की डुबकी लगाई। हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने भगवान भोले की भक्ति करते हुए भक्ति गीतों पर नाचते गाते हुए आसपास के गांव का भ्रमण किए। भीषण गर्मी के बाद भी भक्तजनों की श्रद्धा व जोश में कोई कमी नहीं आ रही थी। खास बात है कि अजौर गांव के आजमगढ़ और जौनपुर सीमा पर स्थित होने के चलते दोनों जनपदों के गांव में यात्रा निकाली गई। सभी गांव का भ्रमण करते हुए देर शाम फिर अपने मंदिर के स्थल पर आकर यात्रा समाप्त हुई। भव्य मूर्ति की स्थापना करते हुए भंडारे का भी आयोजन किया गया था। मंदिर के मुख्य पुजारी मंगला त्रिपाठी ने लोगों से अधिक संख्या में दर्शन पूजन कर भगवान का प्रसाद ग्रहण करने की भी अपील की। कुल मिलाकर पूरा क्षेत्र भक्ति के सागर में गोता लगाता रहा। मेरे पिताजी का सपना था कि हमारे द्वार पे भव्य मंदिर बने, जिसके उपलक्ष्य में हमने ये मंदिर का निर्माण कराया है। किसका मंदिर है और ये कार्यक्रम कब से शुरू हुआ, कब तक चलेगा? ये 11 तारीख को रामायण पाठ है, अखंड 12 को समापन है, 13 को जला दिवस है और 14 को वेदी पूजन है और 15 को इसका भंडारा है। तो किनका यह मंदिर हो रहा है और कितना आप क्षेत्रवासियों से क्या अपील करेंगे? यही करेंगे सभी लोग आकर के इस मंदिर में प्रसाद ग्रहण करें।